हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड है आपके सोर्स का मिनरल अपटेक पे। इस बुक का ये चैप्टर नंबर 3 है फिजियोलॉजी का। कुछ पीछे वाले से भी रिलेटेड है। आपको पीछे वाली बातें याद होंगी तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए काइंडली पहले उसे देखें, फिर ये आपने इसको देखें तो समझ आएगा। हाँ जी, तो फर्स्ट है जी सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। ये इसका पॉइंट है। आपके कोर्स का भी ये हिस्सा है कि सॉइल एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स। हाँ जी, तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि सॉइल कैसे बनती है। तो सॉइल की जो कंपोजिशन है उसी में मिनरल्स का हमें पता चल जाता है कि सॉइल में कितने के मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी और बेस्ट होते हैं। तो वो भी कह रहा है कि जो सॉइल है ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर दो चीज़ों से मिलकर सॉइल बनती है। मिनरल्स आपको मैंने पीछे भी बताया था, उसमें कोई भी स्टोन्स हैं, छोटे छोटे सैंड है, क्ले है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं ये इनऑर्गेनिक होते हैं और ये मिनरल्स होते हैं। और जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है सॉइल का, वो लिविंग बॉडीज़ जब डेड हो जाती हैं तो उनकी डिके से जो बनता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर, या ह्यूमस भी हम उसी को ही कहते हैं कि जो पार्शियली डिकेड डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है। लिविंग बॉडीज़ जब लिविंग बॉडीज़ की जब डेथ होती है तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी पार्शियल डिकम्पोजिशन से जो चीज़ आपके पास बनती है उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, इसका मतलब है सॉइल में आपके पास एक ह्यूमस है, दूसरी को वो नाम क्ले दे रहा है जिसको आप वो भी कह सकते हैं वेदर्ड मटेरियल। वो ज़रूरी नहीं है क्ले की फॉर्म में हो, वो सैंड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इस चैप्टर में आके उसे क्ले का ही नाम दे रहा है ज़्यादा। तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि क्ले ही क्यों। क्ले जो है वो इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उसको वो क्ले का नेम दे रहा है और ऑर्गेनिक को ह्यूमस का नेम दे रहा है। तो यहाँ से वही फर्स्ट पॉइंट शुरू कर रहा है, क्ले एंड ह्यूमस। तो क्ले क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं और ज़्यादा मिनरल्स एल्युमिनियम के, सिलिकॉन ऑक्साइड्स के होते हैं। जो ह्यूमस है ये कार्बोनियस इन नेचर होता है। इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ लिग्निन होती है। और लिग्निन कहाँ होती है आपको पता है? जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसमें हैवी डिपोजिशन होती है लिग्निन की। तो यही वजह है ह्यूमस में भी क्या होती है, लिग्निन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा जो है आपके पास एग्रीकल्चरल सॉइल या कोई भी सॉइल, उसमें ज़्यादा जो डेड मटेरियल है वो प्लांट से ही आता है। अच्छा, अगर आप पार्टिकल साइज़ देखें इस ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों कंपोनेंट्स का, तो इनका पार्टिकल साइज़ सेम होता है। अच्छा, और ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, मीन वाटर लविंग, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके रखते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा इनकी जो सरफेस है ये नेगेटिवली चार्ज है। और ये बहुत अहम पॉइंट है कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स या कोलाइड्स, इनकी जो सरफेस है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव आयंस जो हैं उनको अपने साथ बाइंड करके रखेगी और वो पानी के साथ वॉश अवे होकर, जिस तरह आप पानी लगाते हैं फसलों को, तो वो नीचे पानी के साथ नीचे नहीं चले जाएंगे, ठीक है, बल्कि कहाँ रहेंगे? सॉइल के अंदर जो रूट जोन है वहाँ पर बाइंड होके रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से रूट को अवेलेबल होता रहेगा। कैसे अवेलेबल होगा, कैसे ये अपना आयन छोड़ेगा, जो इसने बाइंड किया हुआ है उसको ये कैसे रिलीज़ करेगा और कैसे रूट अपटेक करेगी, ये हम नेक्स्ट आज के ही लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जी सेकंड पॉइंट है सॉइल सोल्यूशन। हाँ जी, सॉइल के अंदर जो है ये सोल्यूशन मौजूद होता है। प्योर पानी नहीं होता या प्योर आयंस नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं, एक सोल्यूशन बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं सॉइल सोल्यूशन। इसमें क्या होंगे? कैटाइंस भी होंगे जो कि पानी में हल हुए हुए होंगे और एनाइंस भी होंगे। हाँ जी, तो जो कैटाइंस होते हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है कैटाइंस के ऊपर। और कैटाइंस अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पॉजिटिव चार्ज आयन हैं वो बाइंड हुए हुए होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये उनके साथ बाइंड कर जाते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पर एक अहम बात कर रहा है, वो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम होता है उन कैटाइंस में जो कि सॉइल सोल्यूशन में होते हैं और वो जो कि बाइंड किए हुए होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ। सारे के सारे वहाँ से उतर के सॉइल सोल्यूशन में नहीं आ जाते हैं, बल्कि ख़ास क्वांटिटी होती है। जैसे ही सॉइल सोल्यूशन में आयंस की कमी होती है
तो पीछे से जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वहाँ से आयंस उतर के कहाँ आ जाते हैं, सॉइल सॉल्यूशन में। सॉइल सॉल्यूशन में कमी क्यों होती है, क्योंकि रूट वहाँ से कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब करी होती है। हाँ जी, तो एक दफ़ा फिर देखें, रूट ने सॉइल सॉल्यूशन से आयंस को लेना है, और सॉइल सॉल्यूशन में आयन कहाँ से आएंगे, जो सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर बाइंड हुए हुए हैं, ठीक है। और ये एक ख़ास इक्विलिब्रियम में रहते हैं, सारे के सारे सॉइल सॉल्यूशन में नहीं आते। और कभी ऐसा नहीं होता कि सॉइल सॉल्यूशन में कोई भी आपके पास आयन ना हो, सारे के सारे बाइंड हुए हुए हो, नहीं। जैसे ही रूट वहाँ से उठा लेगी, वहाँ पे कमी हो जाएगी, फ़ौरन पार्टिकल से उतर के, सॉइल पार्टिकल से आयन्स उतर के सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, और फिर से वो अवेलेबल होंगे रूट के लिए। रूट डायरेक्टली सॉइल पार्टिकल से नहीं ले सकती। हाँ जी, तो यहाँ पर ये है बात ही। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एनाइन। एनाइन वो आइंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिस तरह फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया। तो अब जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, वो इनको अट्रैक्ट नहीं करते, तो वो दूसरे लफ्ज़ों में ये बाइंड फॉर्म में नहीं होते। ये प्लांट जैसे बल्कि फार्मर जो है इसकी खादें बार बार डालता है। आपने भी अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर सल्फेट की, फॉस्फेट की, नाइट्रेट वाली खादें डाली जाती हैं, और क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए रूट जोन में रहते हैं, माइंड नहीं होते, लिहाजा ये पानी के साथ वॉश अवे होके नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो नीचे पानी के साथ नीचे चले जाते हैं, तो पौधों को ये बहुत कम वक्त के लिए मिलते हैं। उसी टाइम में जितना रूट ले लेगी, जो एक्स्ट्रा होगा वो सारे का सारा नीचे चला जाएगा, सॉइल में नहीं पड़ा रहेगा। तो दोबारा से उसकी ज़रूरत जब होती है तो फिर किसान को दोबारा से खाद डालना पड़ती है इनकी, ठीक है। ये थी जी एनाइंस की स्टोरी। नेक्स्ट है जी मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं। अब जो मिनरल्स सॉइल में मौजूद हैं ये तो हमने पढ़ लिया है, उसको रूट उठा रही है, इतना सा भी हमें आइडिया है कि सॉइल में मौजूद है, तो प्लांट रूट वहीं पे होती है, रूट नहीं उठा के पौधे को देना होता है। तो अब हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस पे है कि रूट किन तरीक़ों से ये जो मिनरल्स हैं इनको टेकअप करती है, कैसे, क्या एनर्जी यूटिलाइजेशन होती है, नहीं होती तो फिर वो कैसे अंदर लेके जाती है। हाँ जी, तो नंबर 1 जो तरीक़ाकार है आइंस को उठाने का, चाहे वो एनाइंस हैं चाहे वो कैटाइंस हैं, उनका जो है वो पैसिव वे है। पैसिव वे कैसा वे होता है जिसमें जो सेल या टिश्यू है उसको एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं करनी पड़ती, कोई भी एटीपी इन्वॉल्व नहीं होगी, सेल अपनी एटीपी को बर्न नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं कि पैसिव वे है, ये पैसिव फिनोमेना है मिनरल अपटेक का। हाँ जी, तो इसके नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट तरीके से प्लांट जो है वो पैसिवली अपटेक करेगा। फर्स्ट पॉइंट है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कि खुद ब खुद जो आयन है वो रूट के अंदर चला जाए, खुद ब खुद आयन डिफ्यूज़ होके रूट सेल के अंदर चला जाए। वैसे अब तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है डिफ्यूजन की वो यही होती है कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ अगर कोई चीज़ खुद ब खुद चल के जाती है तो हम इसको डिफ्यूजन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ नहीं जाएगी। प्लांट के अंदर ऑलरेडी आयंस की इनफ मिकदार होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी ग्रोथ के लिए कम होती है, लिहाजा प्लांट को मज़ीद टेकअप करना पड़ती है, ठीक है, सॉइल से। और सॉइल में उसकी क्वांटिटी उसकी इनर साइड की निस्बत कम होती है। तो मूव कहाँ से हो रहा है, लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ, लेकिन कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही और मूवमेंट खुद ब खुद हो रही है, ठीक है, खुद ब खुद वो मूव करके अंदर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डिफ्यूजन। अच्छा, अब जब आयन डिफ्यूज़ होता है रूट के अंदर तो उसे 2 जगहों से पास आउट होना पड़ता है, या 2 जगहें ऐसी आती हैं, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स आते हैं जिसका नेम उसने यहाँ पे डिस्कस किया है। नंबर 1 जो है वो फ्री स्पेस है, और नंबर 2 एक्टोप्लास्ट है। ये दोनों चीज़ें आपने कंफ्यूज नहीं करनी। आप देखें एक सिंपल सेल, रूट का सेल ज़रा कंसीडर करें कैसा होता है। तो रूट सेल के अंदर जैसे आयन एंटर होगा तो सबसे पहले उसे किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा, सेल वॉल का, ठीक है। तो जो सेल वॉल होती है ये डेड होती है, ये उसका इतना क्या कहते हैं, उसकी इतनी मुखालफत नहीं करती जो कि आयन आ रहा होता है, उसको इजीली गुजरने देती है। तो यहाँ से आयन इजीली पास आउट हो जाता है क्योंकि सेल वॉल उसको रेजिस्ट नहीं करती, और इस एरिया को हम कहते हैं फ्री स्पेस। ये आयन के लिए फ्री जगह होती है, वो यहाँ तक फ्रीली मूव कर जाता है। जैसे ही सेल वॉल ख़त्म होती है नेक्स्ट शुरू होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यूस चेक पॉइंट्स होते हैं उसके पास, वो चेक करती है
वो इजीली आयन को गुजरने नहीं देती। कोई स्पेशल गेट्स होते हैं, स्पेशल चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वहीं से आयन गुजर सकता है, नहीं तो हर जगह से वो गुजर नहीं सकता, और उसको हम कहते हैं एक्टोप्लास्ट। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। फ्री स्पेस का वो एक और नाम भी ले रहा है, अपेरेंट फ्री स्पेस भी उसे कह रहा है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। और एक दूसरी चीज़ है एक्टोप्लास्ट, जहाँ पर एंट्री जो होती है वो ईजी आयन की नहीं होती है, बल्कि ईजी कहाँ पर होती है, फ्री स्पेस में बड़ी स्पीड से होती है, यहाँ तक ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है, लेकिन थोड़ी टफ होती है कहाँ पर, एक्टोप्लास्ट में। तो ये थी डिफ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, मैस फ्लो है। मैस फ्लो नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ का फ़्लो होना, बहुत हैवी क्वांटिटी, हैवी मैस जो है उस फॉर्म में अगर आयंस प्लांट के अंदर जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे मैस फ्लो। ये सेकंड वे है। पैसिव वे है अपटेक ऑफ मिनरल्स का। हाँ जी, हमने पीछे देखा था कोहेरेंट टेंशन थ्योरी हमने देखी थी, उसके मुताबिक ये था कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में रूट के अंदर जाता है, फिर रूट में से ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, एरियल पार्ट्स, अपवर्ड साइड पे जितने भी पार्ट्स हैं, वहाँ तक पानी पुल होता है, और उसको पुल करने के लिए ट्रांसपायरेशन चाहिए होती है। ट्रांसपायरेशन पुल देती है, और ट्रांसपायरेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसपायर होता है, तो इट्स मीन नीचे से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पौधा ले भी रहा होता है। रूट पानी की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अब्जॉर्ब कर रही होती है, तो ट्रांसपायरेशन से बहुत ज़्यादा पानी उठता है। गैलन्स, लीटर्स, गैलन्स के हिसाब से जो पानी है वो वहाँ से जो है पौधा एक दिन में ट्रांसपायर कर देता है। बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी ट्रांसपायर करता है प्लांट एक दिन में, तो इतना पानी इट्स मीन वो अपनी रूट से ले भी रहा होता है। ठीक है, हाँ जी। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैस फ्लो जो है पानी का वो कहाँ होता है, सॉइल से रूट के अंदर। बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में जो पानी है वो सॉइल में से रूट के अंदर जा रहा होता है, इसको हम कहते हैं मैस फ्लो। अब देखें, पानी मैंने आपको पहले भी बताया, पानी प्योर फॉर्म में तो रूट नहीं अपटेक करती। पानी के अंदर आयंस जो हैं वो क्या होते हैं, मिक्स फॉर्म में होते हैं, सॉइल सोल्यूशन बना हुआ होता है। अच्छा, तो अब जो आयन, हाँ, पानी जैसे ही अपटेक होगा तो साथ में आयंस भी जाएंगे। जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, ट्रांसपायर होगा, तो साथ के साथ जो आयंस रूट ने अब्जॉर्ब किए थे वो कहाँ चले जाएंगे, वो भी ऊपर वाले पार्ट्स में जाते जाएंगे। ऊपर वाले पार्ट्स में जाके आयंस तो ट्रांसपायर होके बाहर नहीं निकलते, बल्कि आयंस जो हैं वो जो अदर सेल्स हैं, लीफ के सेल्स हो गए, स्टेम सेल्स हो गए, रूट के सेल्स हो गए, इसको क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नीचे रूट है वहाँ से आयंस कहाँ चले गए हैं, ऊपर। पानी भी ऊपर जा रहे हैं, आयंस भी ऊपर चले गए हैं, तो जो रूट सेल है उसमें क्या होगी, या कमी होगी आयंस की। ठीक है, सॉइल की निस्बत वहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। अब सॉइल में से आयन कैसे आएगा, खुद ब खुद अंदर आ जाएगा। ठीक है, अंदर आएगा तो वहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे कमी, फिर सॉइल में से रूट के लिए अपटेक करना आयंस का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इस तरीके से पानी आयंस जो है वो मैस फ्लो, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है प्लांट वो टेकअप करता है इस मेथड से। थर्ड जो है वो हमारे पास है मैकेनिज़्म ऑफ आयन एक्सचेंज। ये ऐसा है कि इसमें जो सेल है उसे अगर एनाइन उठाना है, कैटाइन उठाना है, जो भी उठाना है, पॉजिटिवली चार्ज आयन उठाएगा या नेगेटिवली चार्ज आयन उठाएगा, जिस टाइम रूट सेल, तो उसे कोई आयन देना भी पड़ेगा उसी चार्ज का। अगर उसने कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन सॉइल से लेना है तो उसे सॉइल को पॉजिटिवली चार्ज आयन देना भी होगा। अगर ये वाला तरीक़ाकार प्लांट अडॉप्ट कर रहा है तो इसको हम कहेंगे आयन एक्सचेंज मैकेनिज़्म, मेथड। ठीक है, आयन एक्सचेंज वे होगा ये पैसिव अपटेक का। जी, तो जो आयन एक्सचेंज है इसके बारे में दो थ्योरीज़ हैं, दो ग्रुप्स हैं साइंटिस्ट के, कुछ एक को फेवर करते हैं, कुछ दूसरे को फेवर करते हैं। जो फर्स्ट है वो है जी कॉन्टैक्ट एक्सचेंज थ्योरी। इसके मुताबिक ये है कि रूट डायरेक्ट सॉइल पार्टिकल को आयन देगी और सॉइल पार्टिकल से अपना रिक्वायर्ड आयन ले लेगी जिसकी इसको ज़रूरत है। पोटाशियम की ज़रूरत है तो ये कोई भी आयन अपना पॉजिटिव चार्ज देगी, ज़्यादातर हाइड्रोजन आयन दिया जाता है, हाइड्रोजन आयन देगी और उससे पोटाशियम आयन ले लेगी, सोडियम आयन ले लेगी, जो भी इसको चाहिए उससे ले लेगी, डायरेक्ट लेगी। ठीक है, जो नंबर 2 है वो है जी कार्बोनिक एसिड एक्सचेंज थ्योरी। इसके मुताबिक ये है कि डायरेक्टली रूट जो है वो सॉइल पार्टिकल से नहीं लेती, बल्कि जो रूट है ये अपना आयन रिलीज़ कर देती है। ठीक है, वो आयन कहाँ जाता है, सॉइल सॉल्यूशन में।
ठीक है। साथ के साथ रूट जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पायरेशन भी कर रही होती है। रिस्पायरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही होती है और रूट के इर्द गिर्द पानी भी मौजूद होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी उस पानी के साथ और कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जो है कार्बोनिक एसिड जो है ये वीक एसिड होता है, फ़ौरन से हाइड्रोजन आइंस में और कार्बोनेट आइन में चेंज हो जाता है। अब जो रूट है उसने रिस्पायर करके क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी। उसने कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दी, क्योंकि उसे कोई पॉजिटिव आयन चाहिए था। उसने कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आयन देना है सॉइल सॉल्यूशन को। कैसे देना है, कार्बन डाइऑक्साइड फ़ौरन से कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड टूट के 2 आइंस बना देगा। अब यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है वो जाके क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन यहाँ से जाएगा सॉइल पार्टिकल्स पे। सॉइल पार्टिकल्स से कोई भी पॉजिटिव आयन लेगा, ठीक है, मसलन पोटाशियम आयन लेगा और ख़ुद सॉइल पार्टिकल के पास चला जाएगा। सॉइल पार्टिकल को चार्ज मिल गया अपना जितना उसने दिया था, लिहाजा वो पोटाशियम आयन को रिलीज़ कर देगा। पोटाशियम आयन यहाँ से जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में और सॉइल सॉल्यूशन से प्लांट अपटेक करेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक मीडियम आ रहा है, एक सेंट्रल पॉइंट आ रहा है जिसको हम कहते हैं सॉइल सॉल्यूशन। आयन दिया भी सॉइल सॉल्यूशन में दिया जा रहा है और वापस भी सॉइल सॉल्यूशन से लिया जा रहा है। डायरेक्ट रूट और सॉइल का कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली है। सेंटर में क्या चीज़ आ रही है, सॉइल सॉल्यूशन आ रहा है। सॉइल भी पहले सॉइल सॉल्यूशन को देगी और रूट भी सॉइल सॉल्यूशन को देगी। सॉइल भी सॉइल सॉल्यूशन से अपटेक करेगी और रूट भी सॉइल सॉल्यूशन से ही अपटेक करेगी, दोनों डायरेक्टली नहीं कर सकती। तो ये था सेकंड ग्रुप जो है, सेकंड थॉट है, सेकंड थ्योरी है कुछ वर्कर्स की। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जी, तो डेफिनेशन है द इक्विलिब्रियम ऑफ आयन बिटवीन द रूट सेल एंड द सॉइल सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ फिक्स्ड आयन इन द रूट सेल इज़ कॉल्ड ओनेन इक्विलिब्रियम। हाँ जी, तो ये जो फोर्थ वे है पैसिव अपटेक का, इसमें एक चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होता है फिक्स्ड आयन। और ये जो फिक्स्ड आयन होता है ये रूट सेल में होता है। ये फिक्स्ड आयन रूट सेल में मौजूद होगा और फिक्स्ड आयन इसको इसलिए कहते हैं कि ये अंदर रूट के अंदर या रूट से बाहर अपनी मर्ज़ी से आ जा नहीं सकता। ये फिक्स होता है, रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिक्स्ड आयन होगा आपके पास एक, जो कि रूट की इनर साइड पे मौजूद होगा। उसके ऊपर कोई भी चार्ज हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, लेकिन वो फिक्स होगा और वो हेल्प करेगा रूट के अंदर आयंस के मूवमेंट को, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिकदार में आयन जो है वो रूट के अंदर मूव कर जाएगा। इस आयन की मौजूदगी की वजह से कैसे मूव करेगा ये हम देखते हैं। हाँ जी, आपके पास एक रूट है, रूट सेल है कोई भी, उसमें आपके पास फिक्स्ड आयन फॉर एग्जांपल प्रोटीन आयन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज आयन कौन सा होगा, पोटाशियम होगा। पोटाशियम प्रोटीनेट होता है तो ये आइंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। पोटाशियम आयन भी जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटीन आयन है उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब जो प्रोटीन आयन है ये फिक्स्ड आयन के तौर पे एक्ट करेगा। ये प्रोटीन है, चूँकि ये बहुत बड़े साइज़ की होगी, ये इजीली बाहर वाली साइड पे नहीं आ सकती, बल्कि आ ही नहीं सकती। और जो पोटाशियम है उसका साइज़ छोटा है, वो बाहर भी आ सकता है, अंदर भी जा सकता है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर जो फिक्स्ड है वो कौन है, वो एनाइन है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है यहाँ आपके पास फिक्स्ड। अच्छा, रूट के अंदर तो ये दो चीज़ें मौजूद हैं, रूट से बाहर जो मौजूद है वो है पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन। एक नेगेटिव पॉजिटिव बाहर है, एक नेगेटिव पॉजिटिव अंदर है, ठीक है। अब क्या है जी, जो पोटाशियम आयन है वो अंदर से बाहर भी आ सकता है, बाहर से अंदर भी जा सकता है। इसी तरह क्लोराइड आयन है वो भी बाहर से अंदर जा सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है। लेकिन प्रोटीन आयन फिक्स है, वो कहीं नहीं आ जा सकता। अब क्या होगा जी, बाहर से फॉर एग्जांपल क्लोराइड आयन अंदर चला गया, ठीक है, इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से पोटाशियम आयन भी अंदर चला जाएगा। इसी तरह मज़ीद क्लोराइड जा रहा है, पोटाशियम आयन जा रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो पोटाशियम आयन है, ठीक है, वो उतने ही अंदर गए हैं जितने क्लोराइड आयन गए हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन वाला आयन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से क्लोराइड आयन तो नहीं जा सकता, लेकिन पोटाशियम आयन मज़ीद बाहर से अंदर जा सकता है।
अंदर जाके फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयन यूज़ हो जाता है। सेल जो रूट सेल है वो अपनी क्या है उसको ज़रूरियात में उसे यूज़ कर लेता है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो अंदर वाली साइड पे क्या होगा, पोटाशियम आयन की कमी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रोटीन आयन तो वैसे ही पड़ा हुआ, ठीक है। तो वो नेगेटिव चार्ज है, उसको बैलेंस करने के लिए बाहर से मज़ीद पोटाशियम आयन अंदर चला जाएगा। तो इनर साइड पे पोटाशियम आयन ज़्यादा मूव कर जाएंगे, किसकी निस्बत, क्लोराइड आयन की निस्बत, ठीक है। बाहर वाली साइड से जितने क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे उससे ज़्यादा मिकदार में पोटाशियम आयन अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो जी ये था आपके पास पैसिवली अपटेक है, सेल ने किसी किस्म की एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं की। और यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ, ज़रूरी नहीं है जो फिक्स्ड आयन हो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही हो, वो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन भी हो सकता है, लिहाजा वो हेल्प करेगा बाहर से ज़्यादा मिकदार में नेगेटिव चार्ज आयन को उठाने में। तो ये था आपके पास टोनेन इक्विलिब्रियम, यहाँ तक आके कंप्लीट हो रहा है। 4th पॉइंट था ये, मैंने आपको सारा करा दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन में आपको जो है इसमें जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन का वे है मिनरल्स को टेकअप करने के लिए, इसमें प्लांट को एटीपी यूटिलाइज़ करना पड़ती है। एटीपी बर्न करेगा प्लांट तो इन टर्न उसको मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स उसकी इनर साइड पे मूव करेंगे उसके सेल्स के अंदर, अदरवाइज़ मूव नहीं करेंगे। अगर इस तरीके से प्लांट अपटेक कर रहा है मिनरल्स को तो हम कहेंगे एक्टिव वे है मिनरल अपटेक का। हाँ जी, तो यहाँ पे वो शुरू में एक बड़ी अच्छी बात करता है, उसके मुताबिक के जो सोल्यूट्स होते हैं उसकी क्वांटिटी रूट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है ऑलरेडी। सोल्यूट मिनरल्स जो हैं, ये साल्ट के जो मिनरल्स हैं, इसमें वो 3 वर्ड्स यूज़ करेगा, तीनों का एक ही मतलब है, मिनरल्स, सोल्यूट्स या साल्ट, ठीक है। आप उसको मिनरल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, सोल्यूट भी कर सकते हैं और साल्ट भी कर सकते हैं। तो जो मिनरल है उसकी ऑलरेडी रूट सेल के अंदर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बाहर की निस्बत, लेकिन फिर भी रूट के अंदर जो है प्लांट को मूव कराना है उस मिनरल को, सॉइल में से उठा के मज़ीद उठा के उसको अपने रूट सेल के अंदर लेकर जाना है। तो यहाँ पे वो एक वर्ड यूज़ कर रहा है, वो है जी सोल्यूट एक्यूमुलेशन, मतलब सोल्यूट का ज़ख़ीरा करना है उसे अपने सेल के अंदर, फिर उसकी कहीं ग्रोथ की नीड पूरी होगी, फिर वो अपनी ग्रोथ बेस्ट तरीके से कर सकेगा। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये ऐसे ही पॉसिबल होगा कि पहले भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन अभी भी वो कम है, आपको मज़ीद उठाना है, तो उसके लिए प्लांट को जाहिर सी बात है एटीपी यूटिलाइज़ करना पड़ेगी, वो एटीपी बर्न करेगा तो होगा। इसको ये है जी, ये थ्योरी फॉरवर्ड की गई थी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स की हॉगलैंड से, ठीक है। थ्योरी ऑफ एक्टिव सोल्यूट एब्जॉर्प्शन मतलब सोल्यूट को एब्जॉर्ब करना, एनर्जी जो है उसको बर्न करके, एनर्जी यूटिलाइज़ करके, इसको दिया था जी हॉगलैंड ने। और इस थ्योरी के मुताबिक जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगेंस्ट का कंसंट्रेशन जो है वो मिनरल्स ने मूव करना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है। तो कैसे मूव करेगा, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आप उसको पंप कर रहे हो, आप उसको धकेल के अंदर डाल रहे हो, तो क्या चीज़ उसको पंप करेगी, जो एटीपी है या एनर्जी जो है वो उसको बर्न करेगी, मूव करेगी, पंप करेगी। अच्छा जी, अब एटीपी कैसे निकलती है, जब रिस्पायरेशन होती है किसी भी ज़िंदा सेल में तो नतीजे में एटीपी निकलती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो सेल है उसमें रिस्पायरेशन एक्टिविटी बहुत तेज़ होनी चाहिए। ऐसा सेल जो कि एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए अपने मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसे सेल्स में क्या होना चाहिए, रिस्पायरेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मिकदार में होनी चाहिए। हाँ जी, तो इसके लिए वो पॉइंट भी दे रहा है। नंबर 1 पॉइंट भी यही कह रहे हैं कि चूँकि मिनरल्स को अंदर वाली साइड पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूव करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, और एटीपी रिस्पायरेशन से आती है, तो रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिस्पायरेशन ज़्यादा किस में होती है, ऐसे सेल्स जो कि या तो डिवाइड कर रहे होते हैं, उनके अंदर रिस्पायरेटरी एक्टिविटी बहुत तेज़ होती है, और वो वाले सेल जो कि बन तो गए हैं लेकिन अब अपना साइज़ बड़ा कर रहे हैं, बड़ा हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग सेल, ये डिवाइडिंग सेल्स में रिस्पायरेटरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि इन्हीं सेल्स में ज़्यादा एबिलिटी होती है मिनरल्स को अपटेक करने की। अच्छा, नेक्स्ट है जी, चूँकि जब ऑक्सीजन नहीं होती तो रिस्पायरेशन नहीं होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो रिस्पायरेशन कम होती है, तो अगर ऑक्सीजन कम होगी तब भी मिनरल अपटेक कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली।
हाँ जी, इसके अलावा आपको पता है रिस्पायरेटरी मटेरियल आपको ज़रूर चाहिए। सांस लेने के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और साथ में ऑक्सीजन। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो रूट के पास कम है तो भी उसकी मिनरल अपटेक जो है वो कम हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, तो फोटोसिंथेटिक सप्लाई वो कह रहा है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कौन देती है? पौधे को, बल्कि रूट सेल ने मिनरल अपटेक करनी है ना, तो जो रूट सेल हैं उसके पास कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस के ज़रिए आ रहा है। तो अगर फोटोसिंथेसिस कम होगी तो मिनरल अपटेक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाले 4 पॉइंट्स हैं। हम रिस्पायरेशन ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है और फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है। किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। रिस्पायरेशन ज़्यादा होगी तो एटीपी बनेगी, एटीपी बनेगी तो एक्टिवली मिनरल्स अपटेक होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। हाँ जी, नेक्स्ट है जी मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म क्या है, कैसे होती है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्या स्टोरी चलती है, पहले क्या होता है फिर क्या होता है, तो इसके बारे में यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी होती है, प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप जो है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती है और ये पंपिंग का काम करती है। इसका काम होता है पंप करना हाइड्रोजन आयन को, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटॉन पंप। इलेक्ट्रोजेनिक इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये प्रोटॉन्स को एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसपोर्ट कर देता है तो इन टर्न प्रोटॉन के ऊपर है चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है, वो जहाँ से मूव करेंगे दूसरी साइड पे तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी और जिधर मूव करके जाएंगे उधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो चार्जेस आपके पास क्या हो गए हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो गया, एक तरफ दूसरी पॉजिटिव चार्ज हो गया, और करंट इसी को ही कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो यही होता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोजेनिक पंप, इलेक्ट्रिक करंट बनाने वाला पंप। ठीक है, हाँ जी, लेकिन ये जो पंप है ये वैसे ही पंप नहीं करता प्रोटॉन को, ये प्रोटॉन को पंप करने के लिए एटीपी यूज़ करता है। इसने एक प्रोटॉन अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो साथ में एक मॉलिक्यूल एटीपी का इसने यूज़ करना है। ठीक है, डायग्राम में देखें, आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि प्रोटॉन पंप कैसे काम कर रहा है। आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर बड़ी सारी जो बॉल है वो प्रोटॉन पंप है। प्रोटॉन पंप एक तरफ आपके पास साइटोप्लाज्म वाली साइड है, डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रही है आपको। दूसरी साइड पे आपके पास सेल के बाहर वाली साइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो एटीपी उसने ली है प्रोटॉन पंप ने, साथ में उसने इनर साइड से हाइड्रोजन आयन उठाया है और उसे सेल से बाहर निकाल दिया। इन टर्न आपको अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ नज़र आ रहा है और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब सेल की इनर साइड क्या होगी, है नेगेटिवली चार्ज, आउटर साइड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इनर साइड पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है तो ऑटोमेटिकली बाहर से रूट को जो सेल्स आयन चाहिए वो अंदर आ जाएगा। अब चूँकि बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है, इनर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज की कमी है। रूट ने ऐसा क्यों किया? रूट के अंदर, रूट को कोई पॉजिटिव चार्ज आयन चाहिए था अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो अब बाहर से इजीली पॉजिटिवली चार्ज आयन खुद ब खुद अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, लेकिन उसको अंदर मूव कराने के लिए उसने फर्स्ट स्टेप में एटीपी लगाई है अपनी। ठीक है, तो आपको सेकेंड जो है डायग्राम उसमें आपको नज़र आ रहा है कि पोटाशियम आयन खुद ब खुद बाहर से अंदर मूव कर रहा है। उसको यही जो प्रोटॉन पंप है ये सेंटर में से चैनल दे रहा है, रास्ता बना के दे रहा है, और वहाँ से क्या आ रहा है, पोटाशियम आयन जो है वो अंदर वाली साइड पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके 4 पॉइंट उसने दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है प्रोटॉन पंप एटीपी को यूज़ करेगा और हाइड्रोजन आइंस को बाहर वाली साइड पे पंप कर देगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर वाली साइड पे पंप हुआ है तो एक ग्रेडियंट बन गया है। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, एक तरफ बहुत ऊंचाई, दूसरी तरफ बहुत गहराई, इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो एक तरफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ प्रोटॉन की क्वांटिटी बहुत कम है। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब चूँकि सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो गया तो आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो बन गया है। अच्छा जी, तो अब इसी पोटेंशियल की मदद से यही पोटेंशियल एनर्जी देगा उन पोटेशियम आइंस को या किसी भी आयन को, वो क्या करेंगी, इनर साइड पे मूव कर जाएंगी। ठीक है, और ये कौन सा आयन होगा, ये वो आयन होगा जिसकी पौधे को ज़रूरत होगी अपनी ग्रोथ के लिए। चलें जी, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, यहाँ तक ही हमने करना था। नेक्स्ट क्या है जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा रहता है को ट्रांसपोर्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट में कराऊंगी। अब ये ख़त्म हो गया है, काफ़ी है इतना।
हाँ जी, आपको इससे रिलेटेड कोई भी मसला हो, आवाज़ समझ ना आ रही हो, क्लियर ना आ रही हो, स्पीड आपको ज़्यादा लग रही हो या कम लग रही हो, तो आप इसके बारे में बच्चे कमेंट करके बता सकते हो। आप जो अपनी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, इसका कमेंट सेक्शन सबसे नीचे होता है। आपके नीचे जितनी वीडियोस आ रही हैं उसको ऊपर 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 मूव करते जाओ, एंड पे जाके आपको कमेंट्स नज़र आएंगे। आप वहाँ पर अपना भी कमेंट टाइप कर सकते हो। तो कमेंट टाइप करके बताओ आपको कोई भी इशू आ रहा है। सेकेंडली, आप अपने फ्रेंड्स को, जिनको अभी तक नहीं पता कि यहाँ पर आपके लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, तो ये आप ही के लिए दे रहे हैं, इसको देखना है आपने, ज़रूरी देखना है, ठीक है। नहीं तो आपका सेशन आगे आगे उम्मीद है कॉलेजेस तो खुल जाएंगे, लेकिन आपका सेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं वो आपने यहाँ से करनी है। हर सूरत आपके करने के लिए हम लोग यहाँ से दे रहे हैं। तो अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी इसको सीन करें, देखें, इसको समझें। और अपना कोई भी आपका इससे रिलेटेड इशू है तो आपने बताना है, ठीक है जी। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।